अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आज डिस्कस करेंगे बजट अमीरों के अंदाज में बनाम सरकार। कल हमने डिस्कस किया कि एक आम आदमी, माड़ा आदमी किस तरह ज़िंदगी गुजारता है और यकीन माने कल का शो करने के बाद मेरी हालत खुद की ख़राब हो गई थी। मैं सोच रहा था कि कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं ही गरीब हूँ। बाहर जाके लगता है कि यार मेरे से भी ज़्यादा गरीब लोग हैं, तकलीफ़ में हैं, दुख में हैं, और ऐसा दुख है कि समझ में नहीं आता। हमारा तो इतना सा प्रॉब्लम होगा यार, फ़ोन रखे है पिछले 4 साल तो फ़ोन चेंज ही नहीं किया। दुनिया आईफोन रख रही है, आईफोन रख रही है, असी फ़ोन ही नहीं चेंज किया। ये ज़्यादा से ज़्यादा मेरी प्रॉब्लम यह होगी कि यार इस बार बिल ज़्यादा आ गया है और बिजली का बिल ज़्यादा आ गया है, तो हो सकता है कि मैं कहीं जा ना सकूँ या मैं सैर करने नहीं जाता। इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं। या भाई किसी से उधार लिया हुआ है, वो उसका उधार उसको वापस करना है, या किसी से मांग रहे हैं पैसे क्योंकि कहीं जाना है तो पैसे कम पड़ रहे हैं तो किसी से मांग रहे हैं। ये हमारा हो सकता है, उधार ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारी प्रॉब्लम है। इधर प्रॉब्लम ज़िंदगी और मौत पे ऊपर आ जाती है ना। यानी कि एक बंदा है जिसके घर में कोई बीमारी है, कोई खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम है, वो उसका इलाज नहीं करवा पा रहा, उसके पास पैसे ही नहीं है। यानी कि उसकी ज़िंदगी जो उसके हाथ में दम तोड़ रहा है बंदा, वो इस बात पे तोड़ रहा है कि उसके पास वसाइल नहीं है, उसके पास पैसे नहीं हैं, और वो पैसों की वजह से और सारा ज़िंदगी का दारोमदार ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर इस सारी सिचुएशन के अंदर मुझे ये तकलीफ़ होती है कि भाई हमारे पास इतने पैसे हैं कि मैं रात को जब सोता हूँ तो मेरे अकाउंट में खरबों रुपया पड़ा हुआ है, मेरी खरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, मेरा इतना सारा कुछ है, और वहीं पे मेरा दोस्त, मेरा जानने वाला, मेरा चलो दोस्त भी ना छोड़ो, जानने वाला भी ना छोड़ो, कोई भी नहीं, एक शख्स 10,000 रुपये के लिए उसका प्यारा दम तोड़ रहा है। आप खुद सोचें आपको कैसा लगता है। ये तकलीफ़ होती है ना। मतलब मेरा ये खरबों रुपया किस काम का कि एक ज़िंदगी ख़त्म हो गई, उसके बाद पैसे नहीं थे और मेरे पास इतने पैसे पड़े हुए हैं, और मुझे पता है कि यहाँ मैं कहीं किसी गली में निकल जाऊँगा यही सूरत हाल है। 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, बहुत छलांग लगाएंगे 2 लाख रुपया। 2 लाख रुपए के पीछे ज़लीलो ख्वार हो जाते हैं लोग, मरने वाले हो जाते हैं। ये आलम है हमारा। एक साहब, उनसे कल मुलाकात हुई, मैं उसको आपको उनकी कहानी बताता हूँ। वो सरकारी मुलाजिम है, 70, 72, 73 हज़ार रुपया वो कमाते हैं, और वो 70, 72, 73 हज़ार रुपया उन्होंने महीने का ख़र्च करना होता है, जिसमें उनके बच्चे भी हैं, उनके बच्चे पढ़ते भी हैं, वो सारा कुछ होता है। उस शख्स ने जब मुझे अपनी कहानी सुना था ना, पहले मैं चाहता हूँ एक बार दोबारा आप उसकी कहानी सुनें, आप उसकी वो फ़ील करें, ऐसे फ़ील करें कि ये शख्स आप हैं। आप 72 या 75 हज़ार रुपया कमाते हैं महीने का। अमीर लोग जितने भी ये सुन रहे हैं, मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, ये फ़ील करें ये शख्स आप हैं, और आप 75 हज़ार रुपया महीना कमाते हैं, और आपने अपनी पूरी फैमिली को सपोर्ट करना है। ज़रा इसकी कहानी सुन के आएँ, फिर मैं आपको बताता हूँ इस सिचुएशन क्या है। वैसे मैंने आपको कल सुनाई थी, लेकिन आप दोबारा सुने और आज इस एंगल से सुने कि ये आप हैं, ये कोई और नहीं है, ये शख्स आप हैं, ये शख्सियत आप हैं। जो सफ़ेद कपड़ों वाला शख्स मेरे साथ बैठा है इस स्टूल के ऊपर, ये आप हैं। सुने कहानी। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? जी ठीक ठाक। ठीक ठाक है। भट्ट साहब को ये आप सरकारी मुलाजिम हैं? जी मैं 9वें स्केल में हैं। 9वें स्केल में। और आपकी तनख्वाह कितनी आती है भट्ट साहब, जो कैश आती है? मेरी कभी 70 आई थी, कभी 72 आई थी, कभी 73 आई थी। 70, 72, 73, और ये बढ़ के हुई है। कितना अर्सा हो गया आपकी सर्विस को? मेरे 18 साल हो गए। 18 साल हो गए हैं। तो 18 साल के अंदर आपकी तनख्वाह सिर्फ 72 हज़ार तक आ सकी है। कितने रुपए से स्टार्ट किया था आपने? जब मैं रेल में आया था उस वक्त 4500 रुपये तनख्वाह था। यानी कि 4,500 रुपए से? जी 2007 में। 2007 में? 7 में? जी 4500 रुपये पे। 4500। और अब आप आ गए हैं 72 हज़ार रुपये के ऊपर। जी। और अब आपके कितने फैमिली मेम्बर कितने हैं? हम तकरीबन 5 फैमिली मेम्बर टोटल। अच्छा, तो आपके जो इसके अलावा भी कोई नौकरी करते हैं आप? नहीं, इसके अलावा टाइम ही नहीं मिलता, हालात ही ऐसे हैं। अच्छा, तो इस 70 हज़ार रुपये में आप 6 लोगों का खर्चा बजट कैसे बनाते हैं? उनकी बच्चों की तालीम भी होगी, बच्चों के अखराजात भी होंगे, कोई शादी गमी, कोई खुशी गमी आ जाती होगी, तो महीने में कैसे करते हैं आप ये? बहरहाल ये कुछ ख्वाहिशों को दम तोड़ना पड़ता है, कुछ मामला ऐसे होते हैं घर का निज़ाम चलाने के लिए, और इस वक्त जो महंगाई जा रही है, हाँ, और इस हवाले से तो मेरा ख्याल 1 लाख में भी रेलवे मुलाजिम का जो एम्प्लॉई उसका गुजारा करना मुश्किल है। और इवन आपको घर सरकारी मिला हुआ? जी, घर सरकारी मिला है, उस पर भी गवर्नमेंट 5% काटती है। वो पैसे कभी बढ़ जाते हैं, कभी कम होते हैं। वो घर के पैसे काटती है? हाँ जी। और इसके अलावा 50 हज़ार के ऊपर सैलरी के ऊपर भी टैक्स लगा हुआ है, वो भी पैसे कटते हैं। वो भी पैसे कटते हैं, सरकारी मुलाजिम के भी कटते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि ये आपकी तनख्वाह में जो हर साल इजाफा होता है, आप फेडरल गवर्नमेंट के मुलाजिम है ना,
सरकार फेडरल के वफाक के मुलाजिम है, तो वफाक जो इजाफा करता है वो आपको मिलता है, जी जी बिल्कुल मिलता है। और वो जो तनख्वाह बढ़ती है उससे आपको लगता नहीं कि गुजारा हो सकता है? नहीं, वो तनख्वाह ऐसे ही बढ़ाते हैं, कभी 5% बढ़ा लिया, 10% बढ़ा लिया, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी पहले ऐसी होती है कि इनसे पैसे निकालने कैसे हैं। अच्छा, एक बात बताएं, अगर एक आपकी तनख्वाह है 70,000 जो आपको आती है, 70 या 72 टैक्स कट के, इवन इंक्रीमेंट के बाद इतनी हुई है, एक जो अफसर है जिसकी तनख्वाह जो बेसिक है 5 लाख या 10 लाख, उसको जब इंक्रीमेंट लगता है 16% का, वो तो ठीक ठाक लग जाता होगा? जी बिल्कुल ठीक ठाक लगता है। उससे बड़ी बात यह कि उनका कन्वेंस लॉस हमसे ज़्यादा है। हमें कन्वेंस लॉस मिलता है तकरीबन 1500 रुपया, ठीक है, और इस वक्त आप देख लें कि 1500 से गुजारा हो सकता है। 1500 महीना? 1500 तो मेरे ख्याल से एक चक्कर में रिक्शे वाला ले लेता होगा। बात ये देख लें, तो इसी वजह से आपको बता रहे हैं कि जो हालात हैं ये। और दूसरी बात कि सैलरी भी एक वक्त रेलवे की 5 साल हो गए हैं, हाँ, कि सैलरी भी बर वक्त नहीं मिल रही। सैलरी 5 साल से बर वक्त नहीं मिल रही? नहीं मिल रही। कब कब मिलती है? मसलन कभी 10 दिन ऊपर चले जाते हैं, कभी 15 दिन ऊपर चले जाते हैं। हमने तो सुना था सरकारी महकमों में तनख्वाहें एक्यूरेट मिलती हैं। ये सब कहने की बातें हैं। सरकारी महकमों में भी इस वक्त बहुत जुल्म है। जो मैक्सिमम सैलरी है आम मुलाजम की वो 37,000 है, जो शुरू होती है, जहाँ जो से, शुरू होती है। और उसके बाद फिर वो तनख्वाह आपके एक्सपीरियंस के लिहाज से बढ़ती है? बढ़ती है, उसमें कटौती भी होती है। अगर आप कोई छुट्टी करते हैं, कोई मामला करते हैं, हाँ, तो उसमें आपका कन्वेंस लोन 1500 में से भी काट लिया जाता है। आप 70,000 में 72,000 में चले 72 कर लें, आप बजट बनाएं तो कैसे बनाएंगे? बजट बनाना इस वक्त मेरे ख्याल, मेरे 5 बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं। अब हमारे पास ये सहूलत थी रेलवे की कि अब उन्होंने तमाम स्कूल ठेकों पे दे दिए हैं। हाँ, तो जो अब आम थे तो उस वक्त 1000 रुपया उनकी होती थी, अब 2500 रुपया मैक्सिमम जो है ना उन एक स्कूलों बच्चे का की महीना एक महीने का फीस है 2500 रुपया? हाँ जी, रेलवे के स्कूल में? हाँ जी। और हमारा जो सबसे ज़्यादा मामला है ना, ड्यूटी पॉइंट हमारे दूर हैं, तो कम से कम पर डे अगर 300 रुपये लगाएं तो 10,000 या 15,000 रुपये हमारा पेट्रोल का खर्चा आता है, जबकि गवर्नमेंट में 1500 दे रही है। 1500 देती है, और जो मेडिकल जो मेडिकल अफसरान एक हैं, 1000 देता है। और जो अफसर हैं उनकी तनख्वाहें भी ज़्यादा हैं और उनके ट्रैवल अलाउंस भी ज़्यादा हैं। बिल्कुल ज़्यादा है, बल्कि उनके मामला और भी बहुत ज़्यादा है इससे। वो एसी में बैठे हुए हैं, हम वर्क कर रहे हैं, हम खड़े पे और बैठे हैं। हमारी ड्यूटी 12 घंटे भी होती है, खड़े पे बैठे हैं। 8 घंटे भी। इससे अगर कोई बंदा नहीं आता, मिसा बचता है, ऑपरेशन ड्यूटी है, 12 घंटे तक भी नौबत चली जाती है। और मेडिकल ये है क्योंकि बीमार हो जाए, हमें गवर्नमेंट सिर्फ तकरीबन 1000 रुपया दे रही है, जो कि 1800 पिछली दफ़ा किया है। 1800 में मुझे बता दें, आप किसी अच्छे स्पेशलिस्ट को चेक कराएंगे, वो 1800 में चेकअप 5,000 रुपया करना। फीस देता है स्पेशलिस्ट कोई भी। तो ये प्राइवेट सरकारी अस्पतालों पे यकीन नहीं किया? सरकारी अस्पताल हमारे ख़त्म हो चुके हैं, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ एक ही गोली है, सर दर्द है उसके लिए भी है, हार्ट का मसला उसके लिए भी है, वो एक ही गोली दे देता बस एक ही गोली है। वो आपको इमरजेंसी में ट्रीटमेंट होनी है, और उसके बाद आपको अगर बहुत ज़्यादा असरार करेंगे, आपको एक लेटर इशू करेगा महकमा। अच्छा। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, मेयो हॉस्पिटल, सर्विस, वो ऐसे फार्मा उठा के ऐसे फेंक दे, कहते हैं वहाँ से पर्ची बनाओ OPD में जाके। वो महकमे का वो नहीं वो मानता महकमे को नहीं तस्लीम करते कि ये सरकारी मुलाजम है, इसका महकमे ने लिख के दिया, वो नहीं तस्लीम करते। ये हाल है इस वक्त हमारे वफाकी महकमे रेलवे का। ये तो बड़ी बुरी हालत है। हम तो सोच रहे थे कि जिस तरह ट्रेनें नई नई आ रही हैं, चीज़ें आ रही हैं, आपके हालात भी ये बेहतर बस हो रहे हैं। वही बातें हैं, वही रंगो रोगन हो रहे हैं, वही आप मुलाजम की मुलाजमत क्या करते हैं? मेरा ताल्लुक ट्रैफिक डिपार्टमेंट से है, जो कि ट्रेनों की मूवमेंट के साथ मसलक है। ठीक है, आप वो जो बॉर्डर उस पे क्या कहते हैं, फाटक पे खड़े होते हैं? जी जी, वहाँ से हमारी कैटेगरी शुरू होती है। अच्छा, वो हमारा गेटमैन आ जाता है, उसके ऊपर एक पॉइंट्समैन कांटे वाला आ जाता है। अगर गाड़ी बाहर रुक जाती है वो उसको लेने के लिए जाता है। फिर उसके बाद सबसे डिफिकल्ट काम जो गाड़ी के 2 डब्बों को आपस में जोड़ता है, वो हमारी कैटेगरी का बंदा, मैं उनका फोरमैन हूँ। ओए होए, अच्छा, उसमें ये भी तो आप होता है, गाड़ी जोड़ते हैं? उस गाड़ी को जब हम जोड़ते हैं, उसमें कई बंदे हमारे एक्सपायर भी हो चुके हैं, कईयों की टांगें भी कट चुकी हैं, बाजू भी कट चुके हैं, लेकिन ये उनका कोई परेशानी हाल नहीं। अच्छा, मैं फिर इसका मतलब ये समझूं कि जिस तरह अंग्रेज़ के दौर में सिर्फ बाबू लोगों के लिए सारी मरातें होती थी, यहाँ पर भी मरातें सिर्फ अफसरों के लिए हैं? जी, यही समझ लें, ये एक चीज़ ऐसी है, यहाँ अफसरशाही है। पहले हम गैर मुस्लिमों के गुलाम थे, अब हम मुसलमानों के गुलाम हैं, जिन्होंने ज़ाहिरी तौर पर इस्लाम कबूल किया हुआ है। उनको किसी चीज़ से कोई लगाव नहीं, उन्हें अपने मफादात अजीज़ हैं। इस बजट से क्या उम्मीद है आपको? देखिए, बजट से तमाम लोग उम्मीदें लेके बैठे हैं, लेकिन हम सरकारी मुलाजम मायूस हैं। 5%, 10%, अगर आप इसे पीछे देखें तो 600% जो पार्लियामेंटेरियन हैं, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, सैनेट,
उनकी तनख्वाहें जब बढ़ानी होती हैं तो 600% से ऊपर बढ़ाई जाती हैं। जब किसी गरीब को देने की बारी आती है तो उस वक्त हमारे पास जो एक माफिया खबीस बैठा है IMF, उसको ले आते हैं। जब उसको गरीब को देना है तो उनको तकलीफ़ है, जब अमीर को देना है उस वक्त उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं। तो हम इनसे मायूस हैं। क्यों कि इस वक्त हमारा जो कन्वेंस लोन्स है, मैंने बताया कि 1500, मेडिकल लोन्स 1800। आपसे यही गुजारिश है कि आप हमसे पूछ लें कि बजट बनाएं, आप 1800 में 1500 में ये बता दें कि इस वक्त पेट्रोल की कीमत 400 रुपये लीटर है। हाँ जी। और इस वक्त 1500 में तो मेरे ख्याल से 4 लीटर भी पूरा नहीं होता। मैं अपनी ड्यूटी या बच्चों को ले आने जाने के लिए तकरीबन 18,000 रुपये का मेरा पेट्रोल लग रहा है बाइक का। अगर कोई बंदा बीमार हो जाए, उसके लिए चेक कराने के लिए हम जाएं तो कम से कम मैक्सिमम 500 रुपये फीस है उसके। तो आप कपड़े शपड़े वो भी तो लेने हैं, चीज़ें भी तो करनी भाई हैं। बस ये इसी तरह चल रहा है। अब कपड़े उठाने वाली बात रहेगी और कोई मामला तो नहीं रह गए। एक वक्त था कि सरकारी मुलाजिम को इज़्ज़त भी देते थे लोग, अहमियत भी देते थे, उसका गुज़र औक़ात होता था, क्योंकि उस वक्त उसकी सैलरी 1 तोले सोने के बराबर होती थी। ठीक है। और इस वक्त ये रेलवे मुलाजिम नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो भी मुलाजिम पेशा अफराद हैं उनके साथ यही सलूक है। तो बेचारे रुसवा हो रहे हैं। बात सिर्फ इतनी है। आपने भाई की कहानी सुन ली और आपने ये भी जान लिया कि वो किस कदर तकलीफ़ में थे और बता रहे थे कि भाई 1500 रुपया मुझे ट्रैवल अलाउंस मिलता है। 1500 रुपया ट्रैवल अलाउंस एक शख्स को मिल रहा है जो दर्जाए नोम का यानी कि 9वें स्केल का मुलाजम है फेडरल गवर्नमेंट के अंदर, और वहीं उसका जो अफसर है जो 5 लाख 6 लाख 4 लाख रुपया ले रहा है, उसकी जब उसको ट्रैवल अलाउंस की सूरत में 4-4 5-5 गाड़ियाँ मिल गई हैं। वो देखता है कि जब मेरा मुलाजम जो ये कह के आता है कि भाई मैं तुम्हारी खिदमत करूंगा और वो मेरे करीब से गुजरता है तबाह कुन गाड़ियों के अंदर, तबाह कुन प्रोटोकॉल के अंदर पेट्रोल जलाता हुआ, वो 1500 रुपया गाड़ियाँ शायद एक राउंड में एक गाड़ी फूंक दे, लेकिन उस शख्स की हिफाजत के लिए, उस शख्स की खिदमत के लिए ये लोग भर्ती किए हैं। आपने ये लोग उस शख्स की खिदमत के लिए हैं जिसकी कहानी आप सुन के आए हैं। ज़रा गौर कीजिएगा मेरी बात के ऊपर जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इस शख्स की खिदमत के पे मामूर लोग उससे ज़्यादा पैसा खाते हैं, उससे ज़्यादा ख़र्चा लेते हैं और उसके खून से निकालते हैं। हम ये शख्स जब अपनी तनख्वाह पे टैक्स देता है, ये शख्स अपनी तनख्वाह के ऊपर, हम अपनी तनख्वाह के ऊपर टैक्स देते हैं, हमारी सैलरी बनते ही उस पर टैक्स कट जाता है और वो टैक्स से हमें ये बताया जाता है कि जिस रियासत में तुम रहते हो उस रियासत ने जो तुम्हारे हकूक़ की पासदारी की कसम उठाई है, हलफ लिया है कि तुम्हारे हकूक़ की हिफाजत करेगी, वो रियासत के जो मुलाजमीन हैं उनको तुमने पैसे देने हैं, क्योंकि वो बगैर पैसे के तो तुम्हें सारी सहूलतें नहीं ना देंगे। रियासत जो माँ के जैसी है, माँ भी जो ढिड भरोगे ਉਹਦੀ जेब गर्म करोगे तो ਤਾਂ ही माँ ਤੁਹਾਨੂੰ प्यार करेगी ना, मेरा सोना पुत्र, मेरा कमाऊ पुत्र, फिर तद ही प्यार करेगी। लेकिन ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ है कि कमाऊ पुत्रों ਨੂੰ ज़्यादा डंडे ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਰਗੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਦੀ ਨਾ ਮਸ਼ੀਨ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮੋੜ-ਮੋੜ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਲ-ਪਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ थोड़ा ਜਿਹਾ जूस ਕੱਢੋ, बहुत जूस निकलना ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ, ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਹੋਰ कुछ नहीं निकलना। एक बंदा अपनी बात बताते हुए रो पड़ा। ये मैकेनिक है और मैं इनको जानता भी हूँ कि ये बड़ा मजबूत लोग होते हैं, ये जल्दी अपना हालत दिल बयान नहीं करते और ना ही उस पर इस तरह तकलीफ़ का इजहार करते हैं। लेकिन जब औलाद पे बनना है ना, जब पैसों की वजह से औलाद की खुशियाँ पूरी ना हो रही हों, तब बड़ी तकलीफ़ होती है, बड़ा दुख होता है। ऐसा लगता है कि भाई मुझे काट दो, मुझे मार दो, मेरे जिस्म से सब कुछ निकाल लो, बेच दो, मेरे बच्चों को पूरा कर दो, मेरे बच्चों को तुम ये खुराक भी दे दो, उसकी एजुकेशन भी अच्छी कर दो, उसका मुस्तक़बिल भी अच्छा कर दो। और यही करने के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, हम दिन रात खून पसीना एक करते हैं। जाके सुने हमारे भाई सुहेल साहब जब वो मेरे साथ उस ऑटो रिक्शे में बैठे तो क्या सूरत हाल बनी कि वो सुनते सुनते मैं खुद परेशान हो गया। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है? कैसे हालात हैं, कैसी ज़िंदगी गुजर रही है? हालात यार बहुत इस वक्त ना ख़त्म हो चुके हैं, अब तो जीने को दिल ही नहीं कर रहा, बस ये है। इतनी परेशानी किस तरह हो गई? खुदा परेशानी है ही सारी रेल दी मार्केट। हाँ होगी। मैं 37 साल तो इत्थे काम कर रहा। ठीक है। मैं तकरीबन बच्चे ना या 10 बच्चे जिड्डा होवांगा।
अच्छा ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ 2020 ਚ 40000 ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸੀ। 40000 ਕਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਆਂਦਾ ਉਹ ਆਂਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਜੀ। 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਜੀ। ਦਿਲ ਮੰਨਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਸਿਰਫ 10 ਬਾਈ 10 ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜੀ, 10 ਬਾਈ 10 ਦੀ ਟੋਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਆਹੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਹਰ ਅਫਸਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਸਰ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੁੱਟ ਜਾਣੀ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਆਈਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰ? ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਣਾ, ਸਾਲ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 2 ਲੱਖ। ਸਾਲ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 2 ਲੱਖ? ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ- ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ 37 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਆ। ਮੈਂ ਏਡੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਦੇਤਾ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਰੋਲਤੀ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਘਰ ਬੈਠ ਗਈ। ਦਿਖਾਓ ਆਪਣੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਕਰੀਬ ਆ ਗਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਹੱਥ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ GP ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂਨੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਰ ਮੇਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਘਟਾ। ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਂਦੇ, ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਦੁਕਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਬੱਚੀ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਹਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਵਧਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਛੱਡਤਾ? ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਆ ਕੇ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਕੱਢਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਕੱਢਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕਿਚਨ ਕੱਢਣਾ। ਮਰਗ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਕੰਮ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕੁਛ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਲੋਕੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾੜੇ ਹੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਹਕ। ਯਾਰ 520 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਗੈਸ ਹੈ। ਆਹੋ, ਕੀ ਯਾਰ ਰਿਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਚਲਾਉਣਗੇ? ਕੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ? ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਕੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ? ਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਗੇ? ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣਗੇ? ਮੈਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ, ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਸ਼ੈ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਮੇਰੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਮੇਰਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ? ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਉਂਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਿਓ? ਬੇਟੀ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਪੜਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਕਾਲਜ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੈਲਰੀ, ਉੱਥੇ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ 40000 ਰੁਪਏ 8000 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। 8000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਜਾਂਦਾ, 40000 ਰੁਪਏ ਤਕਰੀਬਨ 50000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਜਾਂਦੀ, 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏਗਾ ਕੱਢਣਾ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਚੌਥੇ ਸਮੈਸਟਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੁੱਟ ਗਈ, 1 ਸਾਲ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਲਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ GP ਆਇਆ ਪੂਰੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਸੀਬ ਅੱਛੇ ਕਰੇ, ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਯਾਰ ਦੇਖੋ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਆ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਆ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਯਾਰ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਹਾਂ, ਆ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਪੜਾਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਕਾਲੇ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਗਰੀਸ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਟਾਕੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੌਸਲਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ, ਇਹ ਛੋਟਾ, ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਘਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 200-400 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਰਲੇ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ 36 ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਜਾਈਦਾ। ਸਵੇਰ ਫੇਰ ਉੱਠੀ ਦਾ, ਅੱਲਾ ਕੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਯਾਰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਿਲੀਫ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ।
आपने सुहेल भाई की बात सुनी, उनकी तकलीफ़ सुनी, और वो तकलीफ़ इस कदर शदीद थी कि मैं ख़ुद परेशान हो गया कि क्या होगा। ये जो लोग आपके इर्द गिर्द नज़र आते हैं, जो आपको चलते फिरते नज़र आते हैं, इसके अंदर दो तरह के लोग हैं। जिस जगह पे मैं खड़ा था ना, वो जगह थी मतवस्त तबके के लोगों की, जहाँ उनकी एवरेज सैलरी 50,000 के करीब है, या वो लोग थे जो 50,000 रुपया महीना कमाते हैं। उनके इर्द गिर्द रेडियाँ भी उसी तरह लगी हुई हैं, वो विजुअल्स भी आप देख रहे हैं, रेडियाँ लगी हुई हैं, लोग काम कर रहे हैं, मज़दूर हैं, बच्चे हैं, वो भी काम कर रहे हैं। पढ़ाई का कोई आलम नहीं है कि वो भाई बता रहा है कि मैंने सिर्फ लैपटॉप के लिए अपनी बेटी को नहीं आगे पढ़ा सका, मुझे कंटिन्यू नहीं कर सका, लेकिन फिर मैंने बड़ी मजबूरी में उसको दोबारा कंटिन्यू करवाया। ये वो भाई अपनी बात बता रहा है। अब ये सारी जब उसने बात बताई तो तकलीफ़ इस बात की हुई कि एक लैपटॉप या इस तरह की चीज़ 60-70 हज़ार में आ जाती है, इस तरह करके आपको उसके पैसे मिल जाते हैं। और जब आपको ये पैसे मिल जाते हैं 60-70 हज़ार रुपये की वैल्यू, ज़रा आप थोड़ी देर के लिए काउंट करें ना, अमीर लोग काउंट करें, वो अमीर लोग काउंट करें जो सड़क पे हम चलते हैं तो गाड़ी लेते हैं, यानी कि अगर हम लैंड क्रूज़र देखें ना, तो लैंड क्रूज़र कम से कम भी 4 से 5 करोड़ रुपए की है, कम से कम। मैं आपको बता रहा हूँ कि 4 से 5 करोड़ रुपए की चीज़ ऐसे आपके पीछे पास से भागती हुई गुजरती है। फिर आप देखते हैं उसके सिर्फ लैंड क्रूज़र नहीं है, उसके पीछे 3-4 डाले भी हैं या 2 डाले भी हैं। वो 2 डाले जिसकी कीमत होगी ये 1.5 करोड़ रुपया, वो भी दौड़ते हुए गुजरते हैं। यानी कि एक बंदे ने अपने जो इस्तेमाल के लिए गाड़ी रखी हुई है, वही जिस गाड़ियों पे सफ़र कर रहा है, वही 8-10 करोड़ रुपए की गाड़ियों पे हर रोज़ काफ़िला जाता है, हर रोज़ आता है। महीने का उनका अगर फ्यूल एवरेज आप निकालें तो वो तकरीबन कोई 20-25 लाख तक चली जाएगी, जिस तरह की अब फ्यूल की सिचुएशन है। 20-25 लाख महीना वो गाड़ियाँ, जो बड़ी इंजन है, बड़ी गाड़ियाँ हैं, वो इस्तेमाल करती होंगी, और वो दे रहा है, और वो आन जान भी कर रहा है, आवन जावन सारा कुछ चल रहा है, और तमाम चीज़ें अखराजात हो रहे हैं। और एक बंदा इसी मुल्क के अंदर 60-70 हज़ार रुपये के लैपटॉप की खातिर अपनी बच्ची का मुस्तकबिल ख़त्म करी बैठा है। एक बंदा 10,000 रुपये के पीछे अपने बच्चे को स्कूल से उठा के मैकेनिक की दुकान पे भेज चुका हुआ, इसी मुल्क के अंदर, इसी जगह के अंदर जिसमें हम रहते हैं। एक बंदा रक्शे वाला जो LPG नहीं डलवा सकता, 500 रुपये किलो, 550 रुपये किलो, उसी मुल्क के अंदर एक बंदे का बच्चा बर्गर खाता है 3,000 रुपये का, 4,000 रुपये का, 6,000 रुपये का, 10,000 रुपये का बर्गर खाता है। ठीक है, एक अच्छे रेस्टोरेंट बैठ के उसका बच्चा। अब ये मुझे बताएं कि वो रक्शे वाला जिसने सारा दिन रक्शा चला के अपने घर के अंदर 1,500 रुपया लेके जाना है, 1,200 रुपया लेके जाना है, और एक बंदा जो एक जगह पे रहता है और पता नहीं क्या करता है, किस तरह करता है, मैं चलो फॉर एग्जांपल मान ही लिया, वो हलाल भी करता है, सारा कुछ करता है, उसी के मुल्क के अंदर जिसमें बंदा रह रहा है, जो बच्चे को जो 1,500 रुपया दिन में कमा रहा है, और वो बंदा जो 15,000 रुपया एक टाइम का अपना ही मील दे रहा है, एक टाइम का मील। क्यों? डाइट कॉन्शियस है मैं, डाइट कॉन्शियस, फैट्स आते हैं, प्रोटीन्स चाहिए मुझे बहुत ज़्यादा। तो इन दोनों की जो लड़ाई है उसमें हमारा एक भाई है रक्शे वाला, उसकी कहानी सुन के आए, फिर आप और ज़्यादा तड़पेंगे, ज़रा तड़प के आए। मैं तो रक्शा चलाना। कितने पैसे रोज़ दे कमाते? पहले तो असी तकरीबन 1500-1400 कमाने होने था पहले। कमाई दस रहे हो, खर्चे कट के असी किराया ते भी रहने हैं, बच्चियां भी रखियां। मैं बड़ी दफा इन्हें चैनल का रौला पाया, कोई एक चौहान नहीं पाया, लाहौर न्यूज़ हर जगह दे। ठीक है, असी इन्हों के सपोर्टर भी हाँ। किदे? नून लीग। अच्छा। ख्वाजा साद रफीक मैनू बड़ी अच्छी तरह जानता है, मैं बैनर लाना वो खंभियां दे। अच्छा। मैं बड़ा रौला पा के मजबूर हो के खीर अपनी बच्चियां दे विच समा गया। ठीक है, जो तुम बच्चड़ कहते हो ना, बच्चड़ दी अज मैं बिल्कुल खुदा की कसम, मेरे हाथ चिट्टे, वो मेरा रक्षा खड़ा 35-71 हाँ चिट्टे। मैं तय खाने में बैठा हूँ सुबह का आके। अब मैं कोशिश की है मैं कुछ सवारी उठाऊँ, बच्चों के लिए कोई दूध ले जाऊँ, क्यों नहीं उठाई ये भी पूछे, क्यों नहीं उठाई? बच्चड़ तो आने वाला है। देखिए ये 240 रुपये किलो वाली गैस LPG आज हम दुकानदार के पास जाते, डीलर को आ रही है, सब कुछ आ रहा है, जहाँ तो नहीं आ रही तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो मरियम नवाज मेरे पे जूता मारे। तो ये हम सच बोल रहे हैं तो मरियम नवाज को अपने वोटों की और अपने गरीबों का जो वादा है वो निभाना चाहिए। तो उस पर गैस हर चीज़ आ रही है, पेट्रोल आ रहा है, गैस जी उधर धमाका हो गया, उधर बम जा रहे हैं। ठीक है, वो आज 550 रुपये किलो LPG गैस है। 550 तो मैं लेके कल मैं आज सवारी से कैसे बहस करूँ? वो को कहता हूँ भाई 500 रुपये किलो गैस से 550, मुझे 1,000 रुपये दोगे? सवारी कहती चल
चोरी के पैसे तो बिस्ती कर रहे हैं, तो इसके बेहतर मैं आज सारा दिन तय खाने में बैठा रहा हूँ। तो बचड़ की बात कर रहे हो, ये दुकानदारों पे सारों पे कैमरा मारे ऐसे तोड़, इनके पास कितने कस्टमर, ये वेल्डिंग वाला इसके पास कल परसों राशनी मुकते थे, आज उसका ये अड्डा पड़ा, वेल्डिंग वाला कोई नहीं है। जब हम नहीं काम करेंगे मजदूर तो हम इनको पैसे वर्कशॉपों में कैसे देंगे? तो बचड़ जब बिल आता है घर का, तो ये बिल कहते थे, मरियम नवाज ने वहाँ पर खड़ा होकर कहा था ना, याद कर लाओ बिल, इमरान खान ने कहा बिल। तो यार हमारा गरीबों का किसी ने कुछ सोचा हो? ठीक कह रहे हैं। ये जो मेरा भाई है रक्शे वाला, ये जब रक्षा लेके एम आलम पे जाता है, और एम आलम पे जब ये जाता है और वहाँ पहुँच के ये देखता है कि एक दुकान से बंदा निकल रहा है, और उस दुकान में एम आलम रोड के ऊपर आप किसी भी नॉर्मल सी दुकान के अंदर से भी निकलेंगे ना, तो आपका कम से कम बिल भी ना 10,000 से ऊपर का ही होगा। 10,000 मतलब एक जो बच्चा वहाँ पर मैकेनिक की दुकान पे हाथ मुंह काला करके मुस्तकबिल बर्बाद करके रक्शे के नीचे घुसा हुआ है ना, उसकी महीने की कमाई है 10,000, और वो 10,000 में शॉपिंग करके, टी शर्ट्स नहीं हैं, 2 टी शर्ट्स हैं, जीन्स हैं, और इस तरह करके मैं घर चला गया हूँ। ये सोसाइटी का हालम होता जा रहा है, इसे कहते हैं बाइपोलर। यानी कि सोसाइटी के अंदर, इसी मुल्क के अंदर ऐसे लोग भी हैं जो 10,000 रुपये के पीछे मरने मारने को तैयार हो जाएंगे, और ऐसे लोग भी हैं जो 10,000 रुपया शायद कहीं उनका गिर भी जाए तो पता भी ना चले। मतलब गिर गया ना, ओहो क्या हो गया, गिर गया, गुम गया, कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा चार्ज हो गया, कोई बात नहीं यार, 10,000 ही तो था, 10,000 की क्या टेंशन लेते हो तुम। और जिससे पूछें 10,000 की, कि 10,000 है क्या, 10,000 की औकात क्या है। अब हम बनाते हैं बजट। इसी ब्रेक के बाद एक छोटा सा ब्रेक लें, ब्रेक के बाद हम बजट बनाते हैं अमीर आदमी और गरीब आदमी का। वेलकम बैक। तमाम दुख भरी कहानियों के बाद सुख भरी कहानियाँ ये हैं कि हमारे एक दोस्त ने नई गाड़ी बुक करवाई है, और वो बड़ी महंगी गाड़ी है। जब मैंने बुक करने का सुना तो हम तो दिल से माशाल्लाह ही कह रहे थे, माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी अच्छी गाड़ी बुक कराई है, तो साढ़े को तो एक भी गड्डी नहीं की। तो लेकिन क्या करें, मतलब क्या कर सकते हैं, वो उसका नसीब, वो ये हमारा नसीब। रब ने शायद साढ़े नसीब च यही लिखे है कि दफ्तर की गड्डी चलाता रहेगा, अपनी गड्डी तेनों कभी नहीं लभनी। तो ये आपके नसीबों की भी बात होती है, लेकिन नसीबों पे रोने से अच्छा है कि मेहनत करनी चाहिए, दिल लगा के मेहनत करनी चाहिए और काम करना चाहिए। जिनको मिला हुआ है आपकी उनकी कह सकते हैं ना, देख देख वो ही कर सकते हैं। लेकिन तकलीफ़ पता कहाँ होती है, उसकी नहीं होती कि यार दोस्त ने मंगाई, उसमें तकलीफ़ उसकी होती है जब वो बंदा जो मेरा मुलाजम है और वो मेरे टैक्स के पैसे पे तनख्वाह लेके मुझे सर्व करने का अहद लेके मेरे सामने से एक बड़ी लैंड क्रूज़र में गुजरता है, तो मुझे लगता है कि हो गया, मतलब व्हाट इज़ दिस, व्हाट्स गोइंग ऑन। मतलब ये तो मेरी हिफाजत के लिए नहीं था, ये तो मुझे सर्व करने के लिए नहीं मैंने मुलाजिम रखा था। इसकी एग्जांपल ऐसी है कि एक बंदे ने, उसने पहनी हुई है, इसको ज़रा आप इसकी मंजर कशी कर रहा हूँ कि एक बंदे ने फटी हुई निकर पहनी हुई है, फटी हुई बनियान पहनी हुई है, और वो खड़ा हुआ है, और एक बंदा उसके लिए पानी लेके आ रहा है सूट बूट के अंदर, और एक बंदा उसके पास खड़ा हुआ है कि उसको कुछ हो ना जाए बड़े अच्छे कपड़ों के अंदर बंदूक लेके, और एक बंदा उसके लिए खाना पका रहा है बहुत अच्छे शेफ़ वाली सूरत में कि उसके लिए खाना पका रहा है। लेकिन अब होता क्या है, जो हिफाजत करने के लिए हमने वो बंदूक पकड़े खड़ा है, वो असल में उसकी हिफाजत कर रहा है जो मेरे लिए पानी का गिलास लेके आया है सूट बूट पहन के, और सूट बूट वाला इसको पानी पकड़ा रहा है जो बंदूक लेके खड़ा है। फिर वो जो बंदा मेरे लिए खाना पका रहा है खान सामा, ये दोनों उसके लिए खड़े हैं कि वो खाना पका रहा है। अब ये तीनों को जो बेसिक काम है वो मेरे लिए है, यानी कि फटी हुई बनियान और जो चड्डी में खड़ा उसके लिए है। लेकिन ये आपस चीरा लगे ने, आपस एक दूजे की खिदमतां करी जाते हैं, आपस एक दूजे नूं चुकी जाते हैं, आपस एक दूजे दे नाल सारे सर्विसेज दई जाते हैं। मैं वहीं पे रह गया। लेकिन इन सारों की सैलरियाँ, इन सारों के लवाजमात वो मैंने ही पूरे करने हैं। मैंने जाना है, मैंने मेहनत करनी है, मैंने मुंह सिर काला करना है, और उस सारा मुंह सिर काला करने के बाद जो मैंने पैसे कमाने हैं वो मैंने ला के उसको देने हैं। ला फड़ भी मेरे से रोटी पका होगा पकाना, पहले मैं ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ पकावां ਜਿਹੜਾ तेरी हिफाजत वास्ते है, फिर मैं ਉਹਦੇ वास्ते पकावांगा ਜਿਹੜਾ तेरी ਉਹਦੇ वास्ते खड़ा पानी पियान खड़ा है, फिर मैं अपने वास्ते पकावांगा, एंड ते जो बचेगी वो मैं तैਨੂੰ दे देंगा। मैं कहा यार मतलब तुसी मुलाजम हो या जलाद हो मेरे ते, कौन हो तुसी यार, मतलब क्या चाहते की हो मेरे को। मैं फिर यही कहूँगा ना, मतलब
अगर आप इंसाफ की बात करें, अगर आप सुनने समझने सोचने की बात करें, तो आप यही कहेंगे ना, यार ये मैंने क्या मुलाजम रखे हुए हैं या मैंने कोई अपना मतलब बादशाह पाल लिया है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यानी कि गुलामी करने के लिए मैंने बादशाह पाला हुआ। ये वाली सूरत हाल है और ये सूरत हाल बढ़ती जा रही है और ये तकलीफ़ दे होती जा रही है। यकीन माने, जो मैंने अभी आपको बताया, जो मैं आपसे कह रहा था कि पोलराइज्ड सोसाइटी हो चुकी हुई है, हम बाइपोलर हैं बड़े शदीद, यानी कि हमारा एक साइड के अंदर आप जाएं तो वहाँ तकलीफ़ है, परेशानी है, 10,000 छोटी छोटी रकम के पीछे एक दूसरे को मरना मारना है, एक दूसरे को कत्ल करने से भी दरेग नहीं करना है छोटी सी रकम के पीछे। लेकिन दूसरी तरफ जब हम जाते हैं तो भाई वहाँ पर तो रेल पेल है, वहाँ पर तो इन्जॉयमेंट है, वहाँ पर तो पैसे मतलब ऐसे हैं कि क्या करना है, मतलब बाहर जाना है, तुमने घूमने फिरने जाना है, जाओ ये लो पैसे ले आओ। हमने अगर बाहर घूमने फिरने जाना होता ना, हम 10,000 बंदे का मुंह देखते हैं कि यार ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ थोड़े पैसे ले लईए ਉਹਨੂੰ दे देंगे, यार ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ थोड़ा कुछ फड़ लईए ਉਹਨੂੰ दे देंगे, यार ऐ कर लेंगे, यार वो कर लेंगे, यार सोचने में पड़ जाते हैं कि ये सब कुछ कैसे करना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब वो सोचते समझते भी नहीं हैं, वो कहते हैं भाई वो बिज़नेस क्लास ही करवाना। हम कहते हैं चलो यार इकॉनमी हो जाए, जाके होते आइए। लेकिन जब ऐसी सूरत हाल होती है तो उन लोगों से डरें जो लोग एक एक रुपये को तरस रहे हैं, जो लोग परेशान हैं। और वो जब भी आपकी ये सारी सूरत हाल देखते हैं ना, एक तो उनके दिल से हाँ निकलती है और उस हाँ से डरें कि रब तक वो हाँ ना चली जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा मालो दौलत आपको मिलता है वो आपका इम्तिहान है और वो इम्तिहान आपने देना है। वो इम्तिहान रब के हाँ होना है और उस इम्तिहान का सिला आपने देना। अल्लाह ने आपको जितना माल दिया ना, और जो वो माल जो आप खुद पे खर्च नहीं कर रहे और वो एक्स्ट्रा है और आपके पास पड़ा हुआ है, उसका हिसाब आपने देना है। क्योंकि आपके हिसाब से हमसाये का सवाल भी होना है कि भाई हमसाया भूखा मर रहा सी, आप तेरे घर कोर में पक रहे सन। ये सारा कुछ आपने देना है। इस सारे का ख्याल रखें, अपनी आखिरत को संवारें। अल्लाह ने रब ने बहुत आपको दे दिया ना, तो उसको खर्च करें। और उन वो लोग जो आवाम के पैसों के ऊपर पल रहे हैं, जो आवाम के कौम के पैसों के ऊपर ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, डरें उस वक्त से जब आपकी पकड़ हो जाए। वैसे तो बड़ी डरती कोई नहीं, पकड़ पकड़ के अंदर छूट जावांगे, ऊपर जाके पकड़ बड़ी सख्त होनी है, उस पकड़ से डरें। अपना ख्याल रखें। मुझे ज़्यादा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।